हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स में भी बिल्कुल वक्त नहीं मिला है। जिस तरह इंग्लिश में आपको टाइम नहीं मिला, सेम उसी तरीके से फिजिक्स में भी आपको टाइम नहीं मिला है। लेकिन फिजिक्स तो और भी ज्यादा तकलीफ देने वाली है जिनकी तैयारी नहीं है। तो उनको बच्चों, आपको ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो नर्वस नहीं होना है और आपको ज्यादा घबराना भी नहीं है, क्योंकि आपको इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। अगर आपका भी टेंशन यही है कि मैं किसी तरह से पास हो जाऊं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। बस बच्चों, आप कुछ ऐसे टॉपिक हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर थोड़ा आपको अमल करना होगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं फिजिक्स के एक कंप्लीट पूरे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को, किस तरह से आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और कौन सा टॉपिक 5 नंबर वाला है या कौन सा 3 नंबर में। इन सारी चीजों को आज बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं, क्योंकि अब वक्त तो है नहीं कि आप हर एक चैप्टर में एक एक टॉपिक को अच्छे से देखें। इसलिए इस समय केवल आप यही कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर ज्यादा फोकस दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं बच्चों, आपके लॉन्ग वाले 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 चौके 20 नंबर, और ये एकदम ठोस होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं अभी आज हम आपको बताएंगे कि वही आपको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से आपका पूरा फिजिक्स का पैटर्न होगा पेपर का। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। चलिए, आपका जो फिजिक्स होगा बच्चों, ये खंड आ, बा, सा, दा, या करके इसी तरह से डिवाइड होगा। जो खंड आ होगा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई 6 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और ये एक बात समझिएगा बच्चों कि हर साल 7 सेट बनते हैं, तो 5 सेट इतने आसान होते हैं कि हर एक स्टूडेंट अच्छे से कर लेता है। बस 1-2 सेट ज्यादा परेशान करते हैं, और वही स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे में एकदम अलग आ गया था। तो होता है कि 1-2 सेट हर साल थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। बस उसमें क्या होता है, ज्यादा न्यूमेरिकल ऐड कर देता है, चीजों को थोड़ा इधर उधर घुमा देता है, वही बस परेशानी का एक कारण बन जाता है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। पहले का ये फर्स्ट है, समान वोल्टता के 2 बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनमें शक्ति 6 का अनुपात क्या होगा। शक्ति 6 का अनुपात पूछ लिया है, और यहां पर बच्चों पहले दे दिया है रेजिस्टेंस, यानी ये दिया है R1 अनुपात R2। रेजिस्टेंस का अनुपात कितना है, 1:2, ये अनुपात दे दिया है। और शक्ति 6 यानी H का मान पूछा है। अगर आपने बच्चों हाई स्कूल में भी एक चीज देखा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है, ठीक, यानी जो उसमें है ना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, तो उसमें क्या है बच्चों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, H बराबर I²RT। ये फार्मूला अगर आपको याद हो बच्चों तो आपने ये पढ़ा है। तो यहां पर यही तो पूछ रहा है, H1:H2 ये चीज पूछ रहा है। तो यहां से बच्चों अगर हम H1 बराबर निकालेंगे तो I²R1T हो जाएगा। ठीक, क्योंकि समान वोल्टता है तो ये धारा और जो T है ये तो बराबर ही रहेगा। ठीक, इसी तरह से हम जब H2 बराबर निकालेंगे बच्चों, H2 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा I²R2 इंटू T, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका रेशियो भाई हमको निकालना है। क्या निकालना बच्चों, रेशियो इसका निकालना पड़ेगा। तो H1/H2, यानी इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा I²R1T, और ये हो जाएगा I²R2T। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहां पर क्या है, कुछ चीजें कट जाएंगी भाई, ये तो इससे कट गया, ये तो इससे कट गया। तो यहां से बच्चों ये H1/H2 बराबर क्या आ गया, R1/R2 आ गया। और ये बच्चों R1/R2 का मान कितना दिया है, 1/2। इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब जो H1:H2 इसका जो मान आया वो 1:2, यानी 1:2 इसका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो भाई हमारा कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, 2:1, 1:2, यही हो जाएगा ना भाई, आगे जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा निकालना है।
क्या निकालना है? कुंडली में संचित ऊर्जा। अब कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों? ठीक है, जब L दिया हो, है ना, L क्या है? ये प्रेरकत्व दिया है, R दिया है, V का मान दे दिया है, तो एक फार्मूला होता है U बराबर 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, Li²। लेकिन बच्चों I कहीं पर नहीं है, I हमें अलग से निकालना पड़ेगा। I बराबर क्या होता है? ओम का नियम अगर आपने पढ़ा होगा, I बराबर V/R। ठीक, I बराबर ये V/R होता है, तो I बराबर V/R होता है। तो यहां से बच्चों हम डायरेक्टली भी यहां पर कर सकते हैं इसको ऐसे कि U बराबर 1/2, ये L हुआ, I के स्थान पर V/R लिखेंगे, तो V/R पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2। L का मान कितना दिया भाई? L का मान 10 हेनरी दे दिया है, तो हम 10 लिख देंगे। अब उसके बाद ये V/R का स्क्वायर, तो V का मान कितना निकाला बच्चों? V का मान मतलब दिया है, कितना दिया है? 50 अपान R कितना दिया है? 10। ठीक, तो ये देखिए कट जाएगा, भले इसका स्क्वायर रहेगा, ये कट जाएगा, तो यहां 5 पंजे 25 हो गया, ये इसको 2 पंजे मतलब 2 पंजे 10 काट देंगे, तो U बराबर 5 गुणे इधर कितना? 25, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125, 125 हो जाएगा। तो भाई विकल्प देख लेते हैं, 125 जूल, 62.5, 250 जूल, 500 जूल, आगे जाने की क्या जरूरत है भाई, पहला आंसर हमको मिल गया, यही जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मतलब बहुविकल्पी में आपके जरूरी नहीं है कि बस एकदम सरल सरल हलवा आ जाए, कि बस डायरेक्टली आ जाए। इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि भाई एक हमने बोला ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है न्यूमेरिकल बन जाता है। देख सकते हैं कि इसमें भी तो पूरा न्यूमेरिकल की तरफ से पूछा है, तो भाई हमको तैयार रहना है, हमको तैयार रहना है कि भाई कुछ भी पूछे हम तो बच्चों फोड़कर आएंगे, कुछ भी पूछे हम तो फोड़कर आएंगे, बस इतना याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा, या फिर आवेश, या संवेग, या फिर द्रव्यमान। और आपको ये बात अच्छी तरह से भली बात पता होगी कि भाई ये कौन सा इसका विकल्प होगा, क्योंकि बताने की जरूरत ना, इतना बार करवा चुके हैं बच्चों। देखिए अगर किरचॉफ का धारा नियम कहे या फिर कहे संधि का नियम, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? संधि का नियम। क्या कहते हैं रसगुल्लों? संधि का नियम। तो किरचॉफ का जो संधि नियम है या फिर धारा का नियम है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये किरचॉफ का पहला नियम है। दूसरा जो नियम है उसको बोलते हैं वोल्टता का नियम। क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम कहते हैं, या उसी को बोलते हैं बच्चों बंद पास का नियम। और वो क्या होता है? वो ऊर्जा संरक्षण। ठीक, पहला वाला आवेश संरक्षण पे, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण पे। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो 20 सेमी है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? विकल्प है 200 सेमी, 2 सेमी, 100 सेमी, या फिर 5 सेमी। चलिए देखते हैं बच्चों, दिया है खगोलीय की दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, m का मान दे रखा है 10, और कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी यानी F दिया है। ठीक, नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कह रहा है कि अभिदृश्यक FO यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। मतलब एक फार्मूला होता है m बराबर, आवर्धन बताया था, m बराबर FO/FE। ठीक, ये ऑलरेडी माइनस होता है, तो ये वैसे भी ये कट जाता है, यहां पर माइनस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम जब इस पे रखेंगे बच्चों वैल्यू, m का मान 10 रखा है भाई, FO का मान क्या है निकालना है, FE का मान 20 है, तो FO बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? FO बराबर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, यानी जो अभिदृश्यक की फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? तो वो हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से हम क्या है इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन चलते बच्चों, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो क्या है भाई? हाँ 4 है। ठीक, कैसे उल्टा हो गया का? 1 मिनट, 3 और 4 तो यही था, तो क्वेश्चन हाँ अच्छा सही तो है, 5 और 6 है भाई, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि बोल रहा है एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है, यानी उनका जो द्रव्यमान, ठीक मतलब जो क्या है द्रव्यमान संख्या है वो क्या है?
भिन्न है। परंतु कह रहा समान प्रकार के, समान नहीं बल्कि समान प्रकार के रासायनिक गुण को रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक मतलब सम न्यूट्रॉनिक है, समस्थानिक है, समभारिक है, समावर्ती है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? समस्थानिक होता है। देखिए समस्थानिक का मतलब इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है ना बच्चों? परमाणु क्रमांक होता है। अब उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक में भाई इसमें न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? समान होता है। और समभारिक में इसमें परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है। ठीक है, ये चीज होता है, याद रखना। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक होता है, तो भाई कह रहा है कि परमाणु भार भिन्न है, तो इसका मतलब अगर परमाणु भार भिन्न है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? उसका समान होगा। ठीक, क्योंकि समान यहां प्रकार के रासायनिक गुण दर्शा रहा है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा समस्थानिक। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, प्रकाश की चाल, तो भाई ये विकल्प सब गलत है बच्चों, 1 मिनट, सारे विकल्प गलत हैं, सारे के सारे विकल्प गलत हैं। भाई इसमें क्या है? चाल पूछा है तो 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, दिक्कत नहीं, ये 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत ना। कि वायु में प्रकाश की चाल इतना है, अपवर्तनांक दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे बच्चों, तो ये वायु में प्रकाश की चाल, नीचे अपवर्तनांक, यानी 3 × 10⁸ हो जाएगा, और ये नीचे अपवर्तनांक 1.5 हो जाएगा। तो भाई 1.5 दूना कितना हो जाएगा? 3, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बच्चों, और आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं तो अच्छे से बिना लगाए तुक्का नहीं मारना है, बाकी इस तरह से है तो वो तो फटाक से अपने आप भाई वो तो हल हो जाएगा, मतलब वो आपको वैसे भी पता होगा। ठीक, क्योंकि 6 नंबर बहुत होते हैं, यहाँ पर एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो 6 नंबर तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए खंड बा जो होगा बच्चों, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का होगा, ये भी 6 क्वेश्चन होगा। देख रहे हैं कि जो खंड बा होगा अति लघुत्तरी प्रश्न, ये भी 1 नंबर का, 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 ये भी और ये भी। तो मतलब इसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 6 के 6 आपके मतलब क्या होंगे? 1 नंबर के सिंपल वाले होंगे। तो समझ ले हैं कि भाई खंड बा में भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आपके किस तरह से होंगे। जैसे 2 का पहला है कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र लिखना है। ठीक, तो गोलीय सतह पर बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला होता क्या है? अगर आपको भाई याद होगा तो ये फार्मूला होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। यही तो फार्मूला होता है बच्चों, यही क्या होता है? यही फार्मूला होता है। या इसे एक और तरीके से लिखता है, इसको ना एक और तरीके से ऐसे लिखता है n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। मतलब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूले को आप इस तरह से भी क्या है लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि यहां पर वही चीज अपवर्तन का सूत्र पूछा था, तो ये हो गया। क्लियर, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है? बताइएगा भाई, कि कई बार इसको बता चुके हैं, जब ट्रांसफार्मर का पूरा सिद्धांत बताया था, यहां तक कि जो प्रैक्टिकल वाइवा वाली वीडियो है उसमें भी बताया था कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है पटलित, यानी मतलब उसका शेप इस तरह से बनाते हैं। ठीक, यानी इस तरह से रखते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें ऐसे एक दूसरे पर ये मतलब ऐसे करके पटलित क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस तरह से मतलब पटलित क्यों, एक के ऊपर एक रख करके पटलित क्यों बनाते हैं। देखिए इसका एक कारण है बच्चों कि ताकि जो ऊष्मा की है वो हानि ना हो। ठीक, पटलित इसलिए रखा जाता है ताकि ऊर्जा की हानि ना हो। ठीक है, यानी ऊर्जा की हानि को बचाने के लिए, ऊर्जा की हानि ना हो, क्योंकि उसमें बच्चों होगा क्या, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी।
अब भंवर धारा उत्पन्न होगी तो कुंडली गर्म हो जाएगी, कुंडली गर्म होगी तो ऊष्मा का क्षय होगा। अब ऊष्मा का क्षय होने का मतलब उसमें अधिकांश जो ऊष्मा होगी यानी उसमें काफी मात्रा में ऊष्मा ठीक वेस्ट हो जाएगी, यानी ऊर्जा वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि उसकी क्रोड को पटलित बनाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्यफलन को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखना है आपको। कार्यफलन किसे कहते हैं बच्चों? कार्यफलन तो ध्यान से समझिएगा, कार्यफलन होता क्या है? जब भाई हमको पता है कि जब किसी धातु की सतह पर, ये धातु है, जब किसी धातु की सतह पर होता क्या बच्चों कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश क्या है इस पर डाला जाता है, तो इसमें से क्या होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कि कार्यफलन क्या है, तो कार्यफलन होता क्या है बच्चों? कार्यफलन तो लिखेंगे किसी धातु की सतह पर, ठीक, मतलब आवश्यक वह ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू कर दे, यानी किसी धातु पर आपतित वह ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक हो, उस ऊर्जा को ही कहते हैं कार्यफलन। अब कार्यफलन का भाई फार्मूला क्या होता है? तो कार्यफलन बराबर बच्चों W नॉट बराबर H न्यू नॉट होता है। ठीक है, यही तो होता है भाई, W बराबर H न्यू नॉट, ठीक, W नॉट बराबर H न्यू नॉट, ये हम लिख सकते हैं कार्यफलन बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, ठीक, परमाणु भट्टी जो होती है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, मतलब कौन सी कह रहा है कि घटना होती है, तो उसमें कौन सी घटना होती है बच्चों? तो उसमें होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, याद रखना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। आई बात समझ में? अगला जैसे है कि किसी गोलीय चालक के केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्र का मान कितना होता है? देखिए कह रहा है किसी गोलीय चालक के केंद्र पर। अब देखिए बच्चों, कोई भी गोलीय चालक हो तो कोई गोलीय चालक होता है, पहले वाले चैप्टर में बताया था, अगर आपको पता हो बच्चों, तो जैसे ही कोई खोखला गोलीय चालक होता है तो इसके केंद्र पर, मान लेते केंद्र O है, तो यहां पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो केंद्र पर आप सबको पता है, भाई बता भी चुके हैं कई बार, यहां पर कितना होता है वैद्युत क्षेत्र? शून्य होता है। ठीक है ना, यदि कोई खोखला गोला होता है तो उसके केंद्र पर, क्योंकि इसको जो दिया गया संपूर्ण आवेश होता है वो उसके सतह पर क्या हो जाता है, उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, इसलिए जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र में वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक में, भाई अर्धचालक लिखा है, मिसप्रिंट है बच्चों, मतलब पी टाइप कह रहा है कि ये अर्धचालक में, ठीक, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो देखिए पी टाइप एन टाइप दोनों बताया गया है। जो पी टाइप होता है उसमें कह रहा है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक होते क्या हैं? बहुसंख्यक इनमें आवेश वाहक क्या होता है? तो बच्चों पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? कोटर होता है। ठीक है, कोटर होता है, और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। जबकि जो एन टाइप होता है, एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक होता है वो क्या होता है बच्चों? तो बहुसंख्यक आवेश वाहक, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से बच्चों खंड बा में आपके 6 1 नंबर वाले यानी अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, सब 1-1 नंबर वाले। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा खंड सा। अब जो खंड सा होगा बच्चों, जो खंड सा होगा उसमें आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर वाले होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे? 2-2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, ये सबके सब 2-2 नंबर वाले, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या होगी वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 दूना 8, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे। अब ये भी मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे भाई दिया है कि ट्रांसफार्मर क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? क्या होता है ट्रांसफार्मर? तो हमको पता है बच्चों कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो क्या करता है कि मतलब उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है या फिर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में। ठीक है, तो जो क्या करता है भाई, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को
प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है। परिवर्तित का मतलब क्या है, हाई को लो वोल्टेज में बदल सकता है, लो को हाई वोल्टेज में। ठीक, हाई को लो को हाई। तो बदलने के लिए जिस युक्ति या जिस साधन का प्रयोग करते हैं हम, वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक, अर्थात जो क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदल सकता है और निम्न प्रत्यावर्ती धारा को वो उच्च धारा में, मतलब उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदल सकता है। आगे क्वेश्चन है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ठीक, अन्योन्य प्रेरण बताया बच्चों। अन्योन्य प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें पास पास रखी दो कुंडलियां होती है। अगर एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उसके कारण दूसरी कुंडली में भी क्या हो, हलचल उत्पन्न हो जाएगी। यानी उस कुंडली में भी क्या हो जाएगा, मतलब धारा का प्रवाह होता है, अर्थात उसमें भी क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी पर काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी तो दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक और द्वितीय। तो इसीलिए क्या है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये इसका कार्य विधि, मतलब क्रिया विधि होती है कि कैसे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता, मतलब तीव्रता का जो अनुपात है 81:49 है, तो उनके आयाम का अनुपात क्या होगा। उनके आयामों का अनुपात क्या होगा बच्चों, चलिए देखते हैं। यहां पर नीचे भाई इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। तीव्रताओं का अनुपात का मतलब बच्चों, ये I1 रेशियो I2 पूछा है, मतलब दिया है। I1 अनुपात I2 का मान दिया है 81:49। तो उनके आयामों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है A1 अनुपात A2। ये इनके आयाम का अनुपात क्या है, पूछ रहा है। क्लियर। अब देखिए, एक फार्मूला होता है भाई कि I1 अपान I2 बराबर होता है बच्चों A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है आयाम और तीव्रता के बीच में संबंध। अब यहां से अगर हम देखें बच्चों, तो भाई I1 का मान कितना है, 81 दिया है, I2 का मान दिया है 49, बराबर हो जाएगा ये A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये जो है हम इसको लिख सकते हैं भाई, देखिएगा इसको 81 को हम कितना लिख सकते हैं भाई, ये 9 का स्क्वायर, और ये 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। ये A1 का स्क्वायर है और ये A2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसको हम अब डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 9/7 का स्क्वायर बराबर ये A1 अपान A2। ठीक है, A1 अपान A2 ये इसके पूरे का स्क्वायर। तो भाई ये तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर कह रहा है कि इनके, मतलब देखिए कहां गया भाई, इनके आयाम का अनुपात, यानी A1 अनुपात A2 पूछ रहा है, आयाम का अनुपात। तो आयाम का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा ये, ठीक, A1 अनुपात A2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 अनुपात यहां पर 7, ये हो जाएगा। तो इनके आयाम का अनुपात अगर यहां पर पूछता, ठीक है, यानी इनके अधिकतम व न्यूनतम अगर पूछता, तब ये वाला फार्मूला लगता है A1 प्लस A2, ठीक, और नीचे A1 माइनस A2 या फिर ये अंतर का चिन्ह होता है ऐसे, तब फिर ये हो जाता आपका, तब ये हो जाता बच्चों कितना, ये कहां गया भाई, तब हो जाता 16 और नीचे कितना हो जाता 2, तब काट देते तो ये 8:1 आता। तो यहां पर इस तरह से भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये कब केसेस में होता है, जब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता की बात करता है, ठीक है, तब यहां पर हम इसको निकालते हैं। बाकी यहां पर आयाम का, तो भाई A1 अनुपात A2 डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। ठीक, अधिकतम धारा पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। विद्युत वाहक बल E का मान दिया है बच्चों, E का मान 12 वोल्ट दिया है। ठीक, 12 वोल्ट यानी विद्युत वाहक बल दे दिया है। कह रहा है यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है वो 0.4 ओम दिया है।
आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया बच्चों? 0.4 ओम दिया है। तो कह रहा है बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना, आपको आई मैक्सिमम निकालना। क्लियर? आई मैक्सिमम निकालना है। देखिए बच्चों एक फार्मूला है, आपने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस वाले में, आई बराबर होता है E/R प्लस आर। आई बराबर E/R प्लस आर, ये एक फार्मूला होता है, ठीक। बट यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा के केसेस में आर बराबर जो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर फिर फार्मूला E/, केवल जब यहां 0 रख देंगे केवल यहां पर R होगा। क्लियर? जब यहां पर 0 रख देंगे तो केवल और केवल R बचेगा बच्चों। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम बराबर E का मान कितना है भाई? तो 12 है, ठीक है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.4, या इसको हम 120/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कटकर कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमम निकल कर आएगा बच्चों कितना? तो 4 × 12, ठीक है, 30 एम्पियर की धारा हो जाएगी। अधिकतम धारा कितने? 30 एम्पियर की, ठीक। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखिए बच्चों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है वो क्या कहता है, ठीक। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के मतलब क्या करें, एक तो अंगूठा, अंगुष्ठ, ठीक, और उसके बाद एक ये जो मध्यमा होती है और तर्जनी, इसको इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। मतलब इस तरह से अगर हम फैलाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे केसेस में जो अंगूठा होता है, जो अंगूठा होता है बच्चों, तो अंगूठा क्या करता है? अंगूठा ये चालक, ठीक, ये चालक पर बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ठीक। और ये जो इस तरह से अंगुली है, बोले तो ये जो अंगुली है तर्जनी, जो तर्जनी है बच्चों, ठीक, तर्जनी जो है वो क्या करती है? तो तर्जनी बताती है बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और उसके बाद ये जो बीच वाली उंगली है, ठीक, ये जो बीच वाली उंगली है जो इस तरह से जाएगी, ये जो बीच वाली उंगली है ये क्या करती है बच्चों? धारा की दिशा को बताती है, ठीक है ना, धारा की दिशा को बताती है, ठीक, धारा की दिशा को। क्लियर हो गया? तो ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं और बाएं दोनों है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीसरों मतलब ये तीनों क्या है? परस्पर लंबवत हो, इस तरह से। तो ऐसे केसेस में अंगूठा जो है वो चालक के पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, और उसके बाद जो तर्जनी होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करेगा, और जो ये क्या कहते हैं, जो मध्यमा होती है, जिसको मध्यमा बोलते हैं, मध्यमा या बीच वाली उंगली होती है, ये क्या करती है बच्चों? तो बीच वाली जो उंगली है वो धारा की दिशा को बताती है। ये हो जाता है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाता है। क्लियर? तो ये बच्चों आपका खंड सा में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन खंड दा। खंड दा की बात करें तो खंड दा जो होगा, खंड दा में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन होंगे, यानी ये सब के सब जो होंगे ये 3 नंबर वाले होंगे, यानी ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का और ये भी 3 नंबर। तो 5 तो ये हो गए बच्चों, 5 यहां से हो गए, तो भाई 5 3 15 ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, तो वहां से 15। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो फिजिक्स में है वो सबसे ज्यादा 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है
वो 10 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ये 3 नंबर वाला। इस तरह से बच्चों 30 नंबर तो आपको ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही देकर के जाएंगे, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, और वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमन करना है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण मतलब कलर का, विक्षेपण का मतलब छितराना, जिसको अलगाव या फैलाव कहते हैं। हमको पता है बच्चों कि जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, कोई ये भाई श्वेत प्रकाश है, ठीक, जब हम प्रिज्म से क्या करते, क्या है, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो इससे होता क्या बच्चों, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। ठीक, इस तरह से यानी इधर 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, या फिर इसको एक और भी तरीके से हम लिख सकते हैं वर्ण विक्षेपण को, कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण में एक चीज बहुविकल्पी पूछता है बच्चों, इसमें रंगों का क्रम क्या होता है? तो रंगों का जो क्रम होता है वो होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। ये याद रखना, ये रंगों का क्रम, और ये अगर हम बात करें तो ये यहां से नीचे से ऊपर की तरफ होता है ऐसे। ठीक, इस तरह से होता है विबग्योर। ठीक, यानी सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा कलर होता है? तो बैगनी। सबसे कम कौन विचलित होता है? लाल। लेकिन अगर बात करें लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये इसका क्रम होता है विबग्योर, जिसमें आपका रंगों का क्रम होता है। ठीक है, अब यहां पर भाई कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो बच्चों कैसे करते हैं? देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है बच्चों कि बैगनी तथा लाल रंग के लिए, या बैगनी तथा लाल रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से दर्शाते हैं। ठीक, तथा बीच वाले रंग अर्थात पीले के लिए, ठीक, पीले के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है बच्चों, यही अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। हमने क्या बोला कि बैगनी तथा लाल रंग के कोण, मतलब लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसको थीटा से लिखते हैं, तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है वो कहलाता है मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, यहां पर अगर हम थीटा बराबर बात करें तो थीटा बराबर होता है बच्चों आपका ये डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ये चीज होता है। अब यहां से अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो भाई ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं डेल्टा V माइनस डेल्टा R, डेल्टा R हम ये लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे डेल्टा ये y है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां से लिखेंगे ओमेगा, ये आपका विचलन कोण, आपने अल्पतम विचलन के लिए फार्मूला पढ़ा होगा कि विचलन कोण डेल्टा m बराबर क्या होता है? n-1 इंटू a, ये होता है बच्चों, अगर आपको पता हो तो। इसलिए अगर बैगनी के लिए निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nv-1 इंटू ए हो जाएगा, माइनस इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा nr, ठीक, रेड के लिए निकाल रहे हैं nr-1 इंटू यहां पर ये ए हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा? ये पीले के लिए है तो भाई ये भी हो जाएगा ny-1 इंटू ए, ये चीज हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा बराबर, अगर ये चीज देखें तो ये माइनस का ए और यहां पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर बचेगा केवल NV माइनस NR, तो दोनों के साथ ए रहेगा, ए हम बाहर निकाल देते हैं, ए यहां पर बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज अलग है, इसको ये बाहर हो जाएगा, और नीचे क्या है? n, ये y है -1 इंटू ए, तो बच्चों ए से ए कट गया, और जो आपका फार्मूला निकल कर आया ये आ गया ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? NV माइनस NR, NV अपान माइनस मतलब NV माइनस NR अपान क्या हो जाएगा? NY माइनस 1, यही फार्मूला हो जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो यही वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए फार्मूला हो जाता है। अगर बात करें NV क्या है, तो बैगनी रंग के लिए पदार्थ का अपूर्णांक है। NR का है क्या है बच्चों? तो लाल रंग के लिए पदार्थ का अपूर्णांक है। NY क्या है? पीले रंग के लिए पदार्थ का अपूर्णांक देगा। ठीक, और बाकी जब लेमडा स्केल अगर साथ रहता है तो ये क्या है कि बैगनी रंग के
ठीक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, मतलब उसमें क्या कहते हैं विचलन है। और ये आर क्या है, तो लाल रंग के लिए विचलन कोण है, ठीक। ये डेल्टा वाई क्या है, पीले रंग के लिए विचलन कोण, ठीक है ना। तो इस तरीके से फार्मूला ये हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए, समझ में आ गया बच्चों, आपको वैसे भी अब रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। अगला क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना कह रहा है कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, इसको भी यहां पर हम साइड में ही देखते हैं, साइड में भी इसको ही समझते हैं। देखिए, जब भी गुना गुनी की बात आए, हमने एक चीज बोला था बच्चों, आपका फार्मूला लगता है m बराबर क्या है, और देखिए दर्पण है तो माइनस का v अपान u, ये फार्मूला लगता है। लेंस होता तो यहां पर प्लस लगाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा m कितना, m का मतलब गुना गुनी, 3 गुना है बच्चों, तो और वास्तविक है तो माइनस का रहेगा, आभासी होता था प्लस यहां पर 3 लिखते, और ये माइनस का v अपान u, ठीक। ये माइनस का माइनस से ये कट गया बच्चों। अब उसके बाद v बराबर कितना आ गया, 3u। एक चीज ध्यान देना, ये दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु है, तो u का मान भी दिया है, तो यहां से बच्चों हम v बराबर भी निकाल सकते हैं 3, और u का माइनस 10, क्योंकि दर्पण अवतल है। तो ये v बराबर कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फोकस दूरी निकालना है, तो भाई फोकस दूरी अब तो हम इजिली निकाल सकते हैं। 1 अपान f बराबर बच्चों 1 अपान v माइनस, सॉरी प्लस होगा, दर्पण है, प्लस 1 अपान u। अगर लेंस होता तो माइनस का फार्मूला यहां पर लगता, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपान f बराबर 1 अपान f बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान v का मान कितना है, माइनस 30, प्लस 1 अपान u का मान कितना है बच्चों, तो u का मान तो भाई वही चीज है ना, माइनस 10 हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपान f बराबर माइनस का 1/30 लिख सकते हैं, ये भी माइनस का 1/10। अब एलसीएम देखेंगे, अगर एलसीएम लेना चाहते हैं कितना होगा, 30 होगा, 30 एलसीएम हो जाएगा बच्चों। तो ये 30 एक कम 30 एक बार जाएगा, 1 1 -1, फिर यहां पर भी -1 बचा है, 10 तिहाई 30, ये 3 हो गया, तो माइनस का 4/30, ठीक। या फिर इसको लिखना चाहेंगे f बराबर कितना, -30/4, इतना सेंटीमीटर आप लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। या इसको काट देंगे ना तो 4 7 28 यानी 7.5 में ऐसा आएगा, ठीक, माइनस का। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम फोकस दूरी, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपका एक क्वेश्चन लाइट से पूछा जाएगा 3 नंबर वाले में। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है रसगुल्लों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि तरंगाग्र को प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो भाई तरंगाग्र बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है बच्चों। अब भी आपको हम बोलना चाहेंगे, अगर आपके पास वक्त है तो 1 शॉट वाली वीडियो देख लेना, नहीं तो कुछ नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देख लीजिए, ठीक। 1 शॉट का तब उतना टाइम नहीं है कि हर एक चैप्टर का, क्योंकि अगर 1 घंटे की भी देखेंगे ना, 14 चैप्टर 14 घंटे देखना पड़ेगा, और ऐसे में तो दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो तरंगाग्र आकृति के आधार पर हमने कितना बताया था बच्चों, आपको पता हो 3 तरंगाग्र। कौन कौन सा है, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था। पहला क्या है कि भाई पहला है बेलनाकार, ठीक, मतलब एक पहला गोलाकार बताया था, गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र यानी जब प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदुवत हो, ने बताया था इस तरह से, जब बिंदुवत हो तो यहां से जो तरंगे निकलती हैं जब, तो ये क्या है, एक गोलाकार तरंगाग्र, इस तरह से बच्चों गोलाकार तरंगाग्र क्या है, बनाती है। यानी जब बिंदु स्रोत क्या हो, गोली हो, तो उससे बनने वाला जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार तरंगाग्र होता है, ठीक। अब दूसरा क्या है, तो भाई दूसरा तरंगाग्र क्या था बच्चों, दूसरा हमने बताया था कि बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, तो बेलनाकार में हमने बताया था कि जब प्रकाश स्रोत क्या हो, एक बेलन की तरह हो, ठीक, मतलब एक स्लिट के रूप में, जैसे ये, जैसे क्या हो जाए, इस तरह से, जब इस तरह से जैसे हो गया बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से हो जाए। अब उसके बाद यहां से जो अब तरंगाग्र बने, यहां से ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां पर जो तरंगाग्र होता है, यहां पर जो तरंगाग्र बनता है वो कौन सा तरंगाग्र होगा, बेलन, क्योंकि यहां पर बेलन के रूप में ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेलनाकार तरंगाग्र। और तीसरा तरंगाग्र क्या बताया था बच्चों, तीसरा जो तरंगाग्र होता है, ठीक है, तीसरा तरंगाग्र इधर ही देख लेते हैं।
तीसरा तरंगाग्र बताया था समतल तरंगाग्र। कौन सा? समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है? समतल में हमने बताया कि इसमें क्या है कि जब ये गोलाकार हो चाहे बेलनाकार, ये दूरी बढ़ने के साथ साथ, ठीक, बिंदु मतलब ये बिंदु स्रोत से जो प्रकाश स्रोत से उसकी दूरी बढ़ने के साथ साथ ये जो तरंगाग्र है धीरे धीरे समतल बन जाता है। यानी एकदम भाई जैसे किसी बिंदु से निकला, ये भले इस तरह से पहले फैलेगा, ऐसे 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 होता होता कुछ समय के बाद ऐसा आएगा एकदम समतल तरंगाग्र बन जाएगा। तो इसमें जैसे स्लिट होता है ये इस तरह से, ठीक है, इसमें इस तरह से बनता है बच्चों, इस तरह से इसमें बनता है, ठीक, इस तरह से। तो यहां पर जो तरंगाग्र होगा अगर हम देखें तो इसमें भाई जो प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करें तो इस तरह से इसमें जो निकलेगा बच्चों ऐसे ही, ठीक, ऐसे जो ऐसे होगा मतलब तरंगाग्र इस तरह से, ठीक है ना, इसमें बनता है ऐसे, मतलब ऐसे निकलेगा। तो ये क्या हो जाता है? समतल तरंगाग्र। तो तरंगाग्र कितने हो गए भाई? प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन होते हैं, गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। आई बात समझ में? चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के जो नियम है बच्चों, यहां पर उन्हीं नियमों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, नियमों के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का जो प्रभाव होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं। सबसे पहला ध्यान से समझिएगा बच्चों, पहला यह होता है कि जब किसी धातु पर, भैया इसके पहले भी बताया, जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब कोई निश्चित आवृत्ति का जो प्रकाश है वो डाला जाता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता के, यानी तरंगों की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। तो पहला है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों? तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, समझ जाना, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे दूसरा है भाई, दूसरा ये है कि जैसे इस पर कोई आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो ये आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के बीच समय अंतराल ना के बराबर होता है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों आपतित विकिरण तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच समय अंतराल नहीं होता है, ठीक, समय अंतराल नहीं होता है, ये समझिएगा। समय अंतराल क्या होता है बच्चों? यानी जो टाइम गैप होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। तीसरी चीज, मतलब कई नियम है बच्चों, जैसे तीसरा है कि तीसरा ये है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा वो क्या है? आवृत्ति के, प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का कुछ नियम होता है। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है ये पहले भी बताए हैं कार्यफलन वाले में, कि जब किसी धातु की सतह पर कोई क्या है निश्चित आवृत्ति से भी अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला जाता है तो मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है, ठीक। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है, क्या अंतर होता है? देखिए बच्चों, ऊंचाई और अपचाई की बात करें, दोनों को हम अलग अलग समझ रहे हैं। एक है ऊंचाई और अपचाई, दोनों में बोल रहा है कि क्या अंतर होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, ऊंचाई में, इसमें ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये क्या करता है? निम्न वोल्टता को उच्च में बदलता है, उच्च वोल्टता में। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों? तो ये उच्च वोल्टता को ये निम्न में बदलता है, ठीक है ना भाई। उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है और अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में
बदलता है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें दूसरा बच्चों कि इसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है, ठीक है, प्राथमिक समझ लेना, कुंडली में जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, ठीक, वो क्या होता है, द्वितीयक से कम होता है, ठीक, यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होता है। और इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो द्वितीयक से क्या होती है बच्चों, द्वितीयक से अधिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम होता है, तो उसमें द्वितीयक से अधिक होती है, ठीक। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जैसे तीसरा एक और देखेंगे तो प्राथमिक कुंडली में इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता होती है वो क्या है, द्वितीयक से कम होती है। इसमें वोल्टता भी कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, जो इसमें होता है कि प्राथमिक कुंडली की जो वोल्टता है वो द्वितीयक कुंडली में वोल्टता से अधिक होती है, ठीक। तो ये उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में इस तरह से अंतर भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमने बताया कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें भी रहेगा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना तथा इसकी विशेषताएं लिखना है। तो समविभव पृष्ठ क्या है बच्चों, हमने बताया ना कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ठीक है। वह पृष्ठ क्या होता है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे ये कोई एक गोला खींच दिया और कोई बिंदु ले लिया, ठीक, तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ बोलते हैं, ठीक। इसमें प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान होता है। और यहां पर मान लेते हैं कि इस पर क्या है, आवेश है, ठीक है ना, यहां पर भी आवेश है, वहां पर भी आवेश है, ऐसे आवेश इन पर रखा है, ठीक है। ये चीज, ये बिंदु वो है। अब ये समविभव पृष्ठ होता है। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है, इसको भी डिटेल से अच्छे से समझाया है, ठीक। इसमें किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मतलब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है ना। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है। तो ये सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं को भी अच्छे से हमने समझाया है। अगला है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा रसगुल्लों कि नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, ठीक, याद रखना बच्चों, इसमें किसी भारी नाभिक पर क्या करते हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, यानी न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, तो वो दो हल्के लगभग समान नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिकीय विखंडन। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो क्या होता है, ये जो भारी नाभिक है वो दो नाभिकों में टूट जाता है। जैसे हमने बताया था एग्जांपल में, यूरेनियम 92-235 है, इस पर जब न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, ठीक, तो वो क्या होता है बच्चों, एक तो क्रिप्टॉन, ठीक, और दूसरा क्या होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के नाभिक में ये टूट जाता है। पूरा एग्जाम्पल भी अच्छे से समझाया था। और उसके बाद इसमें एक और होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में इसका उल्टा हो जाता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अब एक चीज इसमें और पूछा जाता है बच्चों, उदाहरण पे जैसे पूछ लेगा कि इसका कोई एक उदाहरण लिखना। ये तो भाई अब क्रिया हो गया, लेकिन इस पर कोई पूछ लेगा एक उदाहरण, तो उदाहरण में इस तरीके से मतलब नाभिकीय विखंडन पर कौन ऐसा प्रक्रम है या कौन ऐसा युक्ति है या भाई क्या है जो इस पर काम करता है, तो परमाणु बम बात कर लें। और उसके बाद एक नाभिकीय मतलब जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर। ये दोनों क्या, अभी देखिए इसके 1 नंबर वाले पहले में पूछा था नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, तो बच्चों परमाणु बम और ये नाभिकीय रिएक्टर दोनों नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। और नाभिकीय संलयन पर तो भाई सूर्य क्या है, नाभिकीय संलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है, या हाइड्रोजन बम भी काम करता है नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन की पीएन संधि डायोड के विभव प्राचीर और अवक्षय, यहां पर अक्षय दे दिया है, अवक्षय
परत की क्या है परिभाषा लिखना है। तो देखिए बच्चों, विभव प्राचीर क्या होता है, तो भाई पीएन संधि डायोड के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम मतलब विभव प्राचीर। ठीक, और अवक्षय परत होता क्या है, जैसे ये चीज भाई ये पीएन संधि डायोड हो गया। ठीक, ये भाई इधर क्या है क्षेत्र है और इसके बीच में ये जो बीच में होता है यही है मतलब ये इतना अवक्षय परत। ठीक, पीएन संधि डायोड के बीच का ये वह क्षेत्र होता है जहां पर ये दोनों क्या है मतलब जो पी और एन क्षेत्र में हम बात करें इलेक्ट्रॉन और कोटर आकर के अपना अस्तित्व खो देते हैं, तो वो स्थान कहलाता है अवक्षय परत। ठीक, अक्षय नहीं अवक्षय परत होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इस नहीं बल्कि उस, है ना थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, उस पर बिल्कुल नजर भाई उसको नजरअंदाज करिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई दिमाग नहीं काम करता है। अकेले क्या कर रहे हैं बच्चों, खुद आपके लिए कोई नहीं है सिवाय आपके, और यही तो भाई दिल को सुकून मिलता है ना कि आपने जो प्यार दिया है ना वो प्यार भाई दुनिया में कहीं भी नहीं कमाया जा सकता। भले दुनिया में कितना भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपका प्यार जो आपने दिया है, वो प्यार जो हमने कमाया है ना, शायद अगर हमारी मौत भी होगी ना तो भाई एक बार हम याद करेंगे कि हमारे रसगुल्ले थे जिन्होंने हमें 1 साल के अंदर ही कहां से कहां पहुंचा दिया था। ठीक, ये चीज होता है। ठीक है ना, तो वो आपका प्यार है भाई। इस प्यार को तो हम क्या नाम दूं, कुछ भी नहीं कह सकते, आपका जो प्यार है। ठीक, हमारी भी इच्छा होती है हम आपसे कभी रूबरू मिले। भाई कोशिश है कि आपके एग्जाम के बाद सोच रहे हैं कोई सेमिनार करने का, आपको बुलाएंगे, आएंगे ना, कमेंट करिएगा अगर आना हो। ठीक, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए बच्चों जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। अब सबसे पहले भाई यहां पर देखिए दिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछ रहा है और इतने मिलीग्राम द्रव्यमान है तो M का मान 0.001। ठीक, ये मिलीग्राम है। अब भाई मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलो, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 0.001 है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई ग्राम में बदलने के लिए 10 के घात -3 करेंगे। किलोग्राम में बदलना है तो हम डायरेक्ट 10 के घात -3 और कर देंगे, तब जाकर ये केजी में बदल जाएगा। अब किलोग्राम में इसको बदलने के बाद आगे सवाल में बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। देखिए जब भी कोई बूंद यहां पर बात है, ठीक है, कि भाई तेल की एक बूंद है, जब वो स्वतंत्र रूप से लटकी होती है या कुछ, तो उस पर जो काम करता है बल F बराबर वो होता है m इंटू जी। क्लियर बच्चों, F बराबर m इंटू जी होता है। अब F बराबर भी फार्मूला होता है Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E बराबर m इंटू जी। ठीक, तो इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहां पर होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, E पूछ रहा है तो E बराबर होगा क्या mg अपान ये चीज Q नीचे आ जाएगा। अब Q का मतलब क्या है, Q पे जो चार्ज होता है भाई Q का मान यहां पर रखेंगे, Q का मान ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो ये भी रहेगा 1.6 × 10 के घात -19 कूलम, ये भी रहेगा। और उसके बाद G का जो मान है तो भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है G का मान, स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। M का मान पता ही है, अब इस पर रख करके आप इजिली E का मान निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों कि व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। देखिए व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें में अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहला इसमें देखिए सुनने से चीजें एकदम माइंड में स्टोर हो जाएंगी, इसीलिए बोलते हैं बार बार कि चीजों को रटा नहीं जा सकता। पहला बच्चों तो जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए, प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। ठीक, प्रकाश स्रोत संकीर्ण हो। दूसरा, ठीक, मतलब 2 प्रकाश स्रोत अगर हम बात करें, दोनों प्रकाश स्रोत, क्योंकि भाई 2 ही प्रकाश स्रोत से ही तो व्यतिकरण बनता है। ठीक, विवर्तन तो अकेले से बन जाता है, लेकिन ये 2 होता है। दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, कि दूरी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक, बहुत कम होनी चाहिए। इनके बीच की यानी दूरी जो होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब उसके बाद अगर बात करें उनके बीच का आयाम बराबर होना चाहिए। ये जो आयाम बराबर होने चाहिए,
आयाम बराबर हो या लगभग बराबर हो, आयाम बराबर होने चाहिए, ठीक। और तरंग दैर्घ्य भी उनके बराबर होने चाहिए, एक ही कोटि का होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये सब क्या है, व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। ये सब इन शर्तों को अगर फॉलो करता है तभी जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद यहां से जो कहानी शुरू होती है ना, ये क्वेश्चन नंबर मतलब जो आपका खंड या होगा बच्चों, ये जो खंड या होगा रसगुल्लों, यहां से सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, सॉरी मतलब 5 क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9, ये 4 जो आपके सेक्शन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ये 5-5 नंबर वाले होंगे। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा बदलाव किया था। और उसके बाद देख लेते हैं, मतलब एक पैटर्न है, जरूरी नहीं कि बस यही आए, हाँ किसी ना किसी सेट में आ सकता है बच्चों, लेकिन ये रहेगा कि भाई पैटर्न हमने अच्छे से आपके क्वेश्चन पेपर को देख करके ये रखा है, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार करवाया है। जो आप बच्चों न्यूमेरिकल की अगर सीरीज देखना चाहते हैं तो लाइट वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल करवाया है पार्ट 2, उसको देख लेना, ये क्वेश्चन उसमें है, ठीक। बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा हिंट दे रहे हैं। अपवर्तक कोण बोले तो प्रिज्म कोण दिया है कितना, 60 अंश। ये अपवर्तनांक बोले तो n का मान दिया है कितना, √2। तो अब ज्ञात क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m, पहला चीज। आपतन कोण I, ठीक। अपवर्तन कोण R, निर्गमन कोण, तो निर्गमन कोण का मतलब जो होगा, जितना आपतन कोण होगा इसके बराबर, यानी जो I होता है वो आपका निर्गमन कोण बराबर होता है, ठीक। निर्गमन, तो जो निर्गमन मतलब जितना आपका आपतन कोण आएगा वही निर्गत कोण या इसी को निर्गमन कोण कहते हैं, वो उसके बराबर होता है। तो सबसे पहले भाई फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे बच्चों, कौन सा, n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2, ठीक, अपान sin a/2। इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम सबसे पहले क्या है, आराम से डेल्टा m का मान निकाल सकते हैं। डेल्टा m का मान हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। जब हम a का मतलब डेल्टा m निकाल लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो भी क्या करेंगे, जैसे यहां पर √2 रखा, बराबर ये साइन है आपका a प्लस डेल्टा m/2 रखा बच्चों, अपान साइन, भाई a का मान कितना है, 60 अंश बटे 2 रख दिया, ठीक है। तो ये 30 अंश आ गया, साइन 30 अंश इधर भेज देंगे तो ये √3 और उसके √2 है, और साइन 30 अंश इधर आएगा, उसका मान 1/2 होता है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन आपका a प्लस डेल्टा m/2 इतना हो जाएगा। ये √2 बटे कितना आ गया, 2, ऊपर नीचे √2 का हम परमेयीकरण कर देंगे इसमें, बराबर इधर है साइन a प्लस डेल्टा m/2 है। अब उसके बाद इसमें देखेंगे तो भाई ऊपर तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 2√2 हो जाएगा, बराबर साइन ये आपका a प्लस डेल्टा m/2 इतना बच गया बच्चों, 2 से 2 कट गया, 1/√2 कितने अंश का मान है, तो साइन ये है 45 डिग्री, साइन 45 अंश का मान 1/√2 बराबर कितना, इधर रखेंगे साइन a प्लस डेल्टा m/2, ये से ये कट गया ना, ये 45 अंश है, बराबर यहां पर हम 60 अंश भाई a का मान है रख देंगे। अब डेल्टा m यानी इसको अलग अलग कर देते हैं, ये 2/3 ये 30 हो गया, 2/3 6, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, डेल्टा m/2 बराबर ये इसको इधर लाएंगे तो 45 अंश माइनस ये 30 अंश, तो डेल्टा m बराबर कितना है भाई, 45 में से 30 हम माइनस कर देंगे, 45 में 30 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, सीधी सी बात है 15 अंश, कितना 15 अंश हो जाएगा, और ये बटे 2 है तो उधर जाएगा 15 दूना 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। इस तरह से बच्चों हम इसको निकालेंगे। अब दूसरी चीज पूछ रहा है कि आपतन कोण, अब आपतन कोण के लिए भाई फार्मूला आराम से लगा देंगे, I बराबर a प्लस डेल्टा m/2,
ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ए का मान 30 निकाला, डेल्टा एम यानी विचलन कोण, मतलब वही विचलन कोण 30 अंश, और जो ए है वो कितना 60 30 90/2 यानी 45 ही हो जाएगा। और आर निकालेंगे तो आर का मान कैसे निकलता है, तो आर बराबर होता है फार्मूला a/2। तो यहां से डायरेक्टली हम 60/2 रखेंगे 30। अब भाई जितना आपतन कोण है तो आपतन कोण कितना है, तो आपतन कोण आई का मान जो निकालेंगे 45, वही आपका निर्गम कोण ये भी 45 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। ये 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। अथवा में आपका जैसे पूछ लेगा, आपका इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक दे सकता है, ठीक, चाहे आपका इसमें बायोसेवर्ट मतलब उसमें भाई उसको क्या बोलते हैं, ठीक, क्या उसको बोलते हैं भाई, जो है क्या उसको व्हीटस्टोन सेतु भी काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, या फिर ओम का नियम देगा ये अथवा में। इनका फायदा यही है बच्चों कि अथवा में रहेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा वहां पर, ना तो आपको टेंशन लेना, क्योंकि दोनों में एक तो कर ही लोगे, इतना तो तय है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है ठीक तरीके से कर ही लोगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 7 होगा तो ये दे दिया है बच्चों 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व तथा 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में V बराबर ये कह रहा है 10 sin 400t प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है। तो परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर निकालना है। अब देखिए ये L का मान है, LR परिपथ है, ये L का मान 0.1 हेनरी, ठीक, और R का मान कितना है बच्चों, तो ये R का मान 30 ओम है। तो अब पूछ रहा है कि प्रेरण प्रतिघात, तो पहली चीज प्रेरण प्रतिघात को निकालते कैसे हैं, एक्सएल से। एक्सएल बराबर होता है बच्चों ओमेगा एल। अब ओमेगा कैसे निकलेगा, इससे निकालेंगे। अगर तुलना करेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो भाई V नॉट का मान तो कितना मिल गया बच्चों, 10 मिल गया। ओमेगा का मान कितना मिला बच्चों, 400 मिल गया। तो इस तरह से, ठीक है ना, 400 हो जाएगा। तो यहां से भाई इस फार्मूले से आप एक्सएल निकाल लोगे, ठीक, ओमेगा का मान पता है, एल का मान ये पता है। अब दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, दूसरा चीज बोल रहा है कि प्रतिबाधा, तो Z बराबर क्या होता है फार्मूला में R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक। अगर यहां पर होता LCR परिपथ तो XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप इससे क्या है प्रतिबाधा निकालेंगे। अब धारा का शिखर मान पूछ रहा है, तीसरी चीज शिखर मान होता क्या है, तो I नॉट बराबर, ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है IRMS बराबर I नॉट बाई √2। तो भाई शिखर मान यहां से IRMS इससे निकालेंगे। तो IRMS नहीं दिया है तो एक फार्मूला होता है I बराबर V अपान R होता है, तो I नॉट बराबर V नॉट अपान यहां पे Z, इससे निकालेंगे शिखर मान। और कलांतर कह रहा है कि भाई कलांतर के लिए फार्मूला होता है आपका tan थीटा बराबर ये हो जाएगा बच्चों XL अपान R, ठीक। कब, ये LR परिपथ के लिए होता है। अगर LCR होता XL माइनस XC अपान R होता। तो ये 4 फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। इसमें LCR सर्किट भी देता है, और LCR सर्किट एक बार अच्छे से देख लेना बच्चों। हम ये बार बार आपको बोल रहे हैं, कम से कम 7 में से 4 या 5 सेट में देगा, ठीक, और आपको इस तरह से सॉल्व करना है। हमने बोला ना कि LCR होता है तो यहीं पर यहां चेंज होता है, थोड़ा यहां पर चेंज होता है, उसको बहुत बार करवा चुके हैं। अथवा में आपका कोई दे देगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य, यानी लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी। आप सर्च मार लेना कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोनोसर, आपको वीडियो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट वाली मिल जाएगी, है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी जैसे दो धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल का व्यंजक, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों आपका। अथवा में कुछ भी दे सकता है भाई PN, क्योंकि पीछे से एक जरूर लास्ट वाले चैप्टर से देगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को बच्चों। एक ही चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं, उसमें अब अर्धतरंगार दिष्टकारी बचा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक, अग्रदिशिक और पश्च दिशिक यही बचा है, और देगा 100% देगा, ठीक है। तो PN संधि डायोड को कह रहा है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी क्रिया विधि को समझाना है, ठीक है। अगर नहीं भी देखा है तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो एक बार अच्छे से उसको देख लेना। तो ये भी 5 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9वां क्वेश्चन ये भी आपका 5 नंबर वाला ही होगा। इसमें भाई आपका कोई आगे से दे सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ठीक, ये अक्षीय वाला नहीं रहता है,
ठीक है, ये वाला अच्छी। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देगा, या फिर निरक्षी में दे सकता है, या फिर आपका उसमें कहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक पूछ सकता है बच्चों, या फिर आर में अथवा में क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, और एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे 10 सेमी की दूरी पर बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपका ये जो फार्मूला अप्लाई होता है ना कि भाई इसमें म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, उसके बाद आई अपान आर, इस फार्मूले पर ये जो लगता है, और यहां पर एम्पियर का पूरा परिपथीय नियम समझाना होगा। तो ये मतलब आपका कंप्लीट इस तरीके से बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा। आपको इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, अच्छे से बच्चों क्या करना है, जमकर पूरा कल टाइम बचा हुआ है, कल के दिन जितना हो सके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो डेरिवेशन है उनको देखिए, थ्योरी वाले हैं उनको देख लीजिए, यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो लगातार पूछे गए उनको मतलब देखना है, और कुछ नहीं करना। ज्यादा हाथ पांव मारोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस एक मिथ है कि जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा अच्छे नंबर लाता है। नहीं बच्चों, 10-10 घंटे पढ़ाई करना, ये मतलब पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हो, भले 2 घंटे 4 घंटे पढ़ो, ठीक है, लेकिन ढंग का पढ़ो। हमारे कहने का यही मतलब है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।